बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है वो पढ़ेंगे और टॉपिक है एंट्रोपी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको समझना मुश्किल भी होता है, तो आप लोगों ने इसको गौर से देखना है। और इस टॉपिक को हम लोग इस कॉन्सेप्ट को हम लोग मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा पेचीदा है। तो कहता है द अनअवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी फॉर कन्वर्टिंग इनटू मैकेनिकल वर्क। तो देखिए, सिस्टम की जो थर्मल एनर्जी है अगर वो अवेलेबल ना हो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी। या इसी की तरह एक दूसरी डेफिनेशन है कि एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ सिस्टम थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर दैट इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग वर्क। ये दोनों तकरीबन थोड़े से सेम डेफिनेशन है। तो आ जाते इसको समझते हैं, इस डेफिनेशन को समझते हैं। तो देखिए, फर्ज करें मेरे पास एक टैंक है पानी का, और ये मेरे पास दूसरा टैंक है पानी का। सही, दो टैंक है, इसमें पानी पड़ा हुआ है या स्टीम मौजूद है। इसमें फर्ज करें स्टीम मौजूद है और इसमें आम वाटर है। ठीक है, या आप इसको अगर समझना चाहे किसी और तरीके से, तो उसको मैं कह सकता हूँ कि इसमें फर्ज करें आइस है। क्या है, आइस है। तो आइस का टेम्परेचर क्या हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टीम का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी देखिए, हमारे पास दो बॉडीज है, ये है कोल्ड बॉडी और ये है मेरे पास हॉट बॉडी। ये है मेरे पास हॉट बॉडी। लेकिन फर्ज करें इन दोनों को मैंने कनेक्ट नहीं किया। अब याद रख ले, इस हालत में हम लोग कहते हैं कि सिस्टम की एंट्रोपी कम है। इस हालत में सिस्टम की एंट्रोपी कम है, क्योंकि याद रख ले कि अगर अगर मैं चाहूं तो इनके दरम्यान में एक हीट इंजन लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ, हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या करता है, हॉट रिजर्वायर से जो है हीट एनर्जी लेता है और उसका कुछ हिस्सा जो है मैकेनिकल वर्क में बदल लेता है, और बकाया इसी को क्या कर देता है, जाया कर देता है। तो यहाँ पे आप देख ले, हमारे पास हॉट रिजर्वायर भी है, कोल्ड रिजर्वायर भी है, और हीट इंजन के लिए तो यही दो चीजें चाहिए, मौजूद है तो हम लोग इससे वर्क ले सकते हैं, वर्क हासिल कर सकते हैं। तो इस केस में याद रख ले कि हम लोग कहेंगे कि सिस्टम में जो है एनर्जी है वो अवेलेबल है फॉर कन्वर्टिंग इनटू मैकेनिकल वर्क। अभी आ जाता है कि फर्ज करें यही दो टैंक्स हैं, ये दो टैंक्स है और इनको मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट इस तरह कर दिया, फर्ज करें इनके दरम्यान मैंने एक रॉड लगा दिया, एक रॉड लगा दिया, या फर्ज करें इनको फिजिकली टच कर दिया। तो क्या होगा, हीट का फ्लो होगा। हीट का फ्लो होगा फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। ये हीट का फ्लो शुरू हो जाएगा और एक वक्त आ जाएगा आएगा कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो फर्ज करें इसका टेम्परेचर भी हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर भी हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इस साइड आइस खत्म हो गया, वाटर बन गया, इस साइड स्टीम भी खत्म हो गया, वाटर बन गया, टेम्परेचर सेम हो गया। तो अभी आप लोग बताए, इस हालत में क्या इन दोनों के दरमियान में मैं कोई इंजन लगाकर कोई वो कर सकता हूँ, यूजफुल वर्क हासिल कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है कि नहीं, नो। क्योंकि याद रख ले, ये हॉट रिजर्वायर अभी नहीं है, ये ना हॉट, ये हॉट रिजर्वायर नहीं है, ये कोल्ड रिजर्वायर नहीं है, ना ये हॉट रिजर्वायर है ना वो कोल्ड रिजर्वायर है। टेम्परेचर बराबर हो गया, तो हीट इंजन के लिए तो चाहिए ये है कि एक हॉट रिजर्वायर और एक कोल्ड रिजर्वायर। तो वो कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही। तो हम लोग कहेंगे कि इस हालत में जो है सिस्टम की जो एनर्जी है वो अवेलेबल नहीं है यूजफुल वर्क के लिए। अच्छा, एक और बात याद रख ले कि फर्ज करें मैं कहता हूँ ये मेरी बाउंड्री थी सिस्टम की,
ये मेरी बाउंड्री थी सिस्टम की, और इधर देख ली दोबारा यहाँ पर ठीक है। ये जो लार्ज रेक्टेंगल है इस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर, तो देखिए इस हालत में सिस्टम में जो एनर्जी थी वो यूजफुल वर्क के लिए अवेलेबल थी, लेकिन याद रखिए इस हालत में नहीं है, इस हालत में नहीं है। हालांकि याद रखिए एनर्जी जो है इसी सिस्टम के अंदर मौजूद है, सिस्टम से कहीं बाहर नहीं गई, लेकिन पहले मौजूद थी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होने के लिए, अभी नहीं है। तो अभी हम लोग कहेंगे कि इस केस में एंट्रोपी कम है, इस केस में एंट्रोपी कम है, लेकिन इस केस में एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। तो स्टेटमेंट को मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ कि द अनअवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी फॉर कन्वर्टिंग इनटू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड एंट्रोपी, इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो आ जाते हैं कि एंट्रोपी को हम लोग मैथमेटिकली किस तरह डिफाइन करते हैं। पहले याद रख ले कि ये एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट वेरिएबल है, कुछ बातें पहले बता देता हूँ। एंट्रोपी जो है ये क्या है, स्टेट वेरिएबल है। जिस तरह के प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट वेरिएबल है, तो एंट्रोपी भी एक स्टेट वेरिएबल है। और दूसरी बात याद रख ले कि एंट्रोपी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से। एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। लेकिन याद रख ले हमारे लिए जो एंट्रोपी है किसी सिस्टम की वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए चेंज इन एंट्रोपी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एंट्रोपी इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या है, चेंज इन एंट्रोपी इंपॉर्टेंट है, चेंज इन एंट्रोपी जो है वो इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए यही बात हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी के लिए भी कही थी कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट वेरिएबल है, इंटरनल एनर्जी को हम लोग नहीं नाप सकते, हम लोग चेंज को नाप सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि चेंज इन एंट्रोपी जो है वो हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो आ जाते हैं चेंज इन एंट्रोपी को मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे। इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी को, और इसको हम लोग कहते हैं कि डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। तो देखिए डेल्टा क्यू क्या चीज है, हीट एब्जॉर्ब या रिजेक्टेड, सिस्टम जितना हीट एब्जॉर्ब करता है या रिजेक्ट करता है ये डेल्टा क्यू है। और टी क्या है कि किस टेम्परेचर पे ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। लेकिन याद रख ले टी हम लोगों ने लेना है किसमें, टी इज टेम्परेचर, लेकिन किस में है, केल्विन में है। टी टेम्परेचर है लेकिन किस में है, केल्विन में है, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल लेना है। तो देखिए ये क्वांटिटेटिवली जो है चेंज इन एंट्रोपी मालूम करने का फार्मूला है। अब याद रख ले कि चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगी अगर हीट हम लोग सिस्टम को ऐड करेंगे। तो देखिए मैं कहता हूं डेल्टा एस पॉजिटिव होगा अगर हीट जो है सिस्टम में ऐड होगा, हीट इज एडेड टू द सिस्टम।
सही। और डेल्टा एस जो है नेगेटिव होगा इफ हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम सिस्टम। सही। तो ये बात है हो गई कि अगर हम लोग सिस्टम में हीट एनर्जी एंटर करेंगे तो उसका एंट्रोपी बढ़ेगा, और अगर सिस्टम से जो है हीट एनर्जी निकालेंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। तो अभी आ जाते हैं कि एक और बात है कि तमाम जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें एंट्रोपी बढ़ती है। तमाम जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उनमें उसमें एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन सिर्फ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, और वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखिए मैं पढ़ लिख लेता हूं, इन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। इरिवर्सिबल प्रोसेस में, सॉरी, रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जो है वो हमेशा इंक्रीज करती है। वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक बात मिली कि एंट्रोपी कभी कम नहीं होती। एंट्रोपी कभी कम नहीं होती। बाकी स्टेट वेरिएबल्स देख ले, टेम्परेचर कम हो सकता है, वॉल्यूम कम हो सकता है, प्रेशर कम हो सकता है, लेकिन एंट्रोपी जो है या तो कांस्टेंट रहेगी या इंक्रीज करेगी। एंट्रोपी कभी कम नहीं हो सकती। तो इस बात को समझने के लिए मैं आ जाता हूँ समझाने के लिए कि फर्ज करें मेरे पास दो टैंक्स है, दो रिजर्वायर है। एक रिजर्वायर ये हो गया और दूसरा रिजर्वायर ये हो गया। ठीक है। और इस रिजर्वायर को मैं क्या नाम देता हूँ, ऊपर वाले को मैं नाम देता हूँ हॉट रिजर्वायर, और नीचे वाले को क्या नाम देता हूँ, कोल्ड रिजर्वायर। इस हॉट वाले का टेम्परेचर T1 है, इस वाले का टेम्परेचर क्या है, T2 है। क्या है, T2 है। तो अभी देखिए मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा, हीट को फ्लो करवाऊंगा, और देखते हैं कि जो एंट्रोपी है क्या वो कम हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो देखिए फर्ज कर इन दोनों बॉडीज को, हॉट बॉडीज को और कोल्ड बॉडी को मैंने टच कर दिया, या दरम्यान में कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया जो उसके, जिसकी मदद से हीट फ्लो करे, जिसकी मदद से क्या करे, हीट फ्लो करे। तो फर्ज करिए मैंने इस तरह कांटेक्ट में ले आया, तो हीट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो अभी देखिए ये जो पूरा सिस्टम है, जिस सिस्टम में ये दोनों आ रहे हैं, ये फर्ज करें मैं कहता हूँ सिस्टम हो गया, और इस सिस्टम में कितने बॉडीज आ रहे हैं, दो, हॉट एंड कोल्ड बॉडी आ रहे हैं। अब याद रख ले, मैं हीट को फ्लो करवाऊंगा और चेक करूंगा कि आया इनका जो एंट्रोपी है वो बड़ी है या कम हुई है। तो देखिए मैं लिख सकता हूँ कि चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, इसको मैं कहूंगा डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। जो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज हुई है डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 के बराबर है। जितनी एंट्रोपीज की चेंज हुई प्लस जितनी एंट्रोपीज की चेंज। तो देखिए इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि डेल्टा S इज इक्वल टू S1 जो है हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा है, कितनी हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा है, Q। और वो Q हीट एनर्जी जो है दूसरा जो बॉडी है, कोल्ड बॉडी, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो S1 में जो एंट्रोपी में चेंज आएगा वो कितना आएगा, मैं लिख सकता हूँ कि Q डिवाइडेड बाय T1। किस टेम्परेचर पे वो हीट रिलीज कर रहा है, Q1 पे। लेकिन याद रख ले चूंकि हीट एनर्जी बाहर जा रही है तो उसको मैं नेगेटिव लूंगा। क्या लूंगा, नेगेटिव। और प्लस
कि दूसरी बॉडी जो है हीट को रिसीव कर रही है, तो इसलिए पॉजिटिव आएगा। और किस टेम्परेचर पे रिसीव कर रहा है? T2 टेम्परेचर। इसमें T2 टेम्परेचर पे। तो आ जाते हैं कि इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T2 माइनस Q डिवाइडेड बाई T1। इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये T1 वाला टर्म नेगेटिव था, उसको मैंने बाद में लिख लिया, उस दूसरे वाले को पहले लिख लिया। अभी आज चेक करते हैं कि सिस्टम की जो एंट्रोपी में चेंज है ये पॉजिटिव है या। तो देखिए, हमें पता है कि T1 ज्यादा है T2 से। देखिए साफ साफ नजर आ रहा है T1 ज्यादा है T2 से। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म होगा Q अपॉन T2 ये ज्यादा होगा Q अपॉन T1 से। किसमें? Q अपॉन T1 से। क्योंकि देखिए हमें मालूम है कि T1 ज्यादा है, तो Q से अगर T1 डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू कम आएगी। लेकिन चूंकि T2 कम है, तो जब Q से T2 डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या इसको हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दो टैंक्स है, दो रिजर्वायर्स है, उनको लोगों ने कनेक्ट किया, हीट ने फ्लो किया एक से दूसरे में, लेकिन सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो बढ़ गई। सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ गई। तो देखिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर करवाना चाह रहा था कि किसी भी प्रोसेस में जो है वो एंट्रोपी डिक्रीज नहीं हो सकती, या तो बढ़ेगी या तो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट भी ऐसे प्रोसेस में रहेगी जो पॉसिबल नहीं है, और वो प्रोसेस कौन सा है? रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे देख ले, एंट्रोपी को हम लोग एक और तरीके से भी बयान करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। इसको हम लोग एक और तरीके से बयान करते हैं, और वो क्या है? डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या रैंडमनेस। ठीक है, किसी सिस्टम में जो डिसऑर्डर है या रैंडमनेस है उसकी डिग्री को हम लोग कहते हैं डिसऑर्डर, हाँ, एंट्रोपी। जिस सिस्टम में डिसऑर्डर ज्यादा होगा तो हम लोग कहेंगे उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। जिस सिस्टम के का डिसऑर्डर कम होगा तो हम लोग कहेंगे उसकी एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी। तो अभी देखिए, फर्ज करें ये मेरे पास आइस है, ये मेरे पास आइस है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि आइस के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स या एटम करीब करीब होते हैं। क्या होते हैं? करीब करीब होते हैं, और ये खास ऑर्डर में होते हैं, तो हम लोग कहेंगे ये एक ऑर्डर स्टेट में है, इसमें डिसऑर्डर नहीं है या बहुत कम है। लेकिन याद रख लिया, अगर हम लोग उसको हीट एनर्जी दे दें आइस को, तो आइस किस में बदल जाएगा? वाटर में। आइस किस में बदल जाएगा? वाटर में। और जब आइस वाटर में बदल गया, तो वाटर में आप लोगों ने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल जो है मोशन करते हैं, रैंडम उसमें। तो इसका मतलब है हम लोगों ने इसका जो ऑर्डर था वो जो है कम कर दिया। इसमें हम लोग एक तरह से डिसऑर्डर लाए। लेकिन डिसऑर्डर क्यों आया? जब हम लोगों ने इसको हीट एनर्जी दी। अगर हम लोग फर्ज करें इसको मजीद हीट एनर्जी दें, क्यों? तो वाटर जो है किस में बदल जाएगा? स्टीम में बदल जाएगा। बहुत ज्यादा हीट एनर्जी थी तो स्टीम में बदल गया। अब स्टीम में आप लोगों ने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, बहुत हाई वेलोसिटी से हरकत करते हैं। तो इसका मतलब है जो डिसऑर्डर है वो मजीद बढ़ गया।
डिसऑर्डर क्या हो गया, मजीद बढ़ गया। तो देखिए इस केस में हम लोग देख देख सकते हैं कि आई से जब हम लोग वाटर की तरफ जा रहे थे तो एंट्रोपी बढ़ गई, वाटर से जब हम लोग स्टीम की तरफ गए तो एंट्रोपी और बढ़ गई, एंट्रोपी क्या हो गई, और बढ़ गई। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर आप लेंगे तो सॉलिड फेज में उसकी एंट्रोपी कम होगी, उसके मुकाबले में लिक्विड फेज में एंट्रोपी ज़्यादा होगी, और उसके मुकाबले में गैसियस जो फेज है, स्टेट है, उसमें एंट्रोपी और ज़्यादा होगी। और ये एंट्रोपी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, और हीट एनर्जी देने की वजह से उसका जो ऑर्डर है, डिसऑर्डर है, वो बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम लोग बाद वक़्त इस डेफिनेशन को मैं फाइनल कर लेता हूँ, ये जो डेफिनेशन है। इसलिए हम लोग एंट्रोपी को ये भी कहते हैं कि डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, डिग्रेडेशन ऑफ व्हाट, एनर्जी। एनर्जी क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। सही, ये एग्जांपल मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप लोग को यहाँ पे मैंने बताया था कि एनर्जी पहले अवेलेबल थी, फिर जो है अवेलेबल नहीं है, तो एनर्जी क्या होगी, डिग्रेड हो गई। अभी चलते हैं कि एक पॉइंट में देख लेता हूँ कि कौन सा पॉइंट रह गया है, और वो है कि एरो ऑफ टाइम इसको कहते हैं। एंट्रोपी को हम लोग कहते हैं एरो ऑफ टाइम, एरो ऑफ टाइम। तो एरो का मतलब है ये थ्योरी। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वक्त जो है हमेशा प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ चलता है, प्रेजेंट से किसकी तरफ चलता है, फ्यूचर की तरफ बढ़ता है। तो याद रख लिए यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि एंट्रोपी भी एक टाइम एरो है, ये आपको बताता है कि टाइम किस तरफ जाएगा, टाइम किस तरफ फ्लो करेगा। और देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एंट्रोपी जो है वक्त के साथ बढ़ती है। तो एंट्रोपी चूंकि वक्त के साथ बढ़ रही है, तो ये इसकी मदद से हम लोग फास्ट जो वक्त है और या फ्यूचर जो है उसमें फर्क कर सकते हैं, क्योंकि एंट्रोपी जो है रिवर्स कभी नहीं होती, आगे बढ़ती है। तो अगर पास्ट में एंट्रोपी कम थी तो फ्यूचर में बढ़ रही है, तो जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी जा रही है उसी डायरेक्शन में टाइम वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, टाइम जो है आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि एंट्रोपी क्या है, एरो ऑफ टाइम है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। देखिए एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, एंट्रोपी कभी कम नहीं होती। तो आज अगर किसी सिस्टम की जितनी एंट्रोपी है, कल उससे ज्यादा होगी, परसों उससे ज्यादा होगी, उसके बाद और उससे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी की मदद से, अगर फर्ज करें मैंने आज एक एंट्रोपी मालूम कर ली 10 है, और किसी और दिन एंट्रोपी मालूम कर ली वो 20 हो गई, तो उसका मतलब है जिस दिन एंट्रोपी ज्यादा थी वो टाइम बाद में था, और जिस टाइम एंट्रोपी 10 थी वो पहले था। तो इसकी मदद से हम लोग जो है पास्ट और फ्यूचर में फर्क करवा सकते हैं। अभी आ जाते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ को भी आप सॉरी, एंट्रोपी एंट्रोपी जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्वांटिटेटिवली बयान करने का एक तरीका है। तो देखिए लिखा हुआ है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। न्यूटन सॉरी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग बयान कर रहे हैं किसकी शक्ल में, एंट्रोपी की शक्ल। तो देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखने वो सिर्फ स्टेटमेंट्स थे, मैथमेटिकल फॉर्म उसका नहीं था, क्वांटिटेटिवली हम लोग उसको बयान नहीं कर पा रहे थे। तो एंट्रोपी की मदद से हम लोग उसको क्वांटिटेटिवली बयान कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या कहता है कि इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस, इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज। जितने भी नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस सारे इरिवर्सिबल होते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होती है, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। अभी लास्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, यूपीएस के जो चार्ज है वो भी खत्म होता जा रहा है, तो इस पे थोड़ा तेज जाऊंगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग कहते हैं हीट डेथ।
हीट डेथ। अभी हीट डेथ क्या है? देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि कायनात में कोई रिवर्सेबल प्रोसेस नामी चीज नहीं है। सारे प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो और दूसरी बात यह है कि हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो कर। तो कायनात में जो है हीट हमेशा फ्लो कर रहा है मुख्तलिफ अजसाम से, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उससे फ्लो कर रहा है लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ। तो जब ये टेम्परेचर जो हीट का फ्लो है अगर ये चलता रहा तो क्या होगा आखिरकार? आखिरकार क्या होगा कि सारी कायनात का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा। सारी कायनात का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जैसे बिल्कुल यहाँ पर मैंने एक मिसाल बताई थी, इन दोनों का टेम्परेचर एक हुआ कि नहीं हुआ? तो सारी कायनात अगर आप ले लें तो सारी कायनात में कुछ ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर ज्यादा है, कुछ ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर कम है। हीट मुसलसल फ्लो कर रहा है हॉट बॉडीज से कोल्ड बॉडीज की तरफ। तो एक वक्त आएगा कि सारी कायनात का टेम्परेचर जो है एक हो जाएगा। और जब अगर सारी कायनात का टेम्परेचर एक हो गया तो कायनात के अंदर तो हीट एनर्जी है, लेकिन उससे हम लोग काम नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते? काम नहीं ले सकते। जैसे मैंने यहाँ पर ये मिसाल बताई। अब इस केस में भी हीट एनर्जी है इस दोनों टैंक्स में, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अल्टीमेटली एक वक्त ऐसे भी आ सकता है कि कायनात में तमाम ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर जो है इक्वलाइज हो जाएगा। और जब ये टेम्परेचर इक्वलाइज हो जाएगा तो इस कायनात में जो हीट एनर्जी होगी उससे हम लोग यूजफुल वर्क नहीं ले सकते। क्योंकि यूजफुल वर्क के लिए जो है टेम्परेचर का डिफरेंस का होना जरूरी है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तो हम लोग कोई काम नहीं ले सकते। तो इसको एक और सादा सी एनालॉजी से समझाता हूँ। फर्ज करिए दो टैंक्स है पानी के। मैकेनिकल एनर्जी से समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने वॉल लगाया हुआ है और ये टैंक यहाँ से भरा हुआ है और ये टैंक तकरीबन खाली है। अब याद रख ले, इस हालत में मैं ये जो टैंक है इसकी पोटेंशियल एनर्जी से फायदा ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोई पंखा लगा दूंगा और जब इन दोनों को कनेक्ट करूंगा तो पानी फ्लो करेगा और उस पंखे को रोटेट करेगा। क्या करेगा? पंखे को रोटेट करेगा। तो इसका मतलब इस हालत में मेरे पास एनर्जी अवेलेबल है। लेकिन दूसरा केस देख ले, अगर दोनों टैंक्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, मैंने से कोई काम नहीं लिया, तो एक वक्त आएगा कि दोनों में पानी का लेवल बराबर हो जाएगा। पानी का लेवल बराबर हो जाएगा। तो ये एनर्जी कहीं नहीं कहीं, सिर्फ ये कि एक टैंक में पानी की पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, दूसरे में बढ़ गई, लेकिन इक्वल हो गई पोटेंशियल। तो अभी क्या इनके दरम्यान में मैं कोई पंप हम लगा सकता हूँ? अब इसके ऊपर थोड़ा गौर कर ले। इस केस में हम लोग के दरम्यान में कोई पंप हम नहीं लगा सकते, हम लोग उससे कोई एनर्जी नहीं ले सकते। तो इस केस में भी याद रख ले, एनर्जी है लेकिन अवेलेबल नहीं है, यूजफुल